जब जॉन एफ कैनेडी यूएस प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि वो द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट उन पर कुछ खास हुआ नहीं, बिकॉज वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर ने तो कुछ एक्स्ट्रा सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स को हायर कर लिया था ताकि वो लोग कुछ और लोगों को जॉब दे करके उनकी हेल्प कर सकें। उन्हें तो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में तब पता लगा जब वो हार्वर्ड पढ़ने के लिए गए थे। वहीं दूसरी ओर फ्रेडरिक लुइस एलन ने द ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे द ग्रेट डिप्रेशन ने मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट किया। लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि डेली की नेसेसिटीज तो दूर की बात है, वो तो 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ जॉन एफ कैनेडी थे जिनकी साइकोलॉजी पैसों को लेके एक तरह से डेवलप हुई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि द ग्रेट डिप्रेशन जैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम कब आई और कब आकर के चली गई। और दूसरी तरफ वो मिलियन ऑफ लोग थे जिन पर ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली हुआ। उनकी साइकोलॉजी पैसों को लेकर एक डिफरेंट वे में ही डेवलप हुई। पैसों को लेकर हर किसी की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन में पैदा हुए, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या था, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब का इम्पैक्ट हमारे मनी मेकिंग डिसीजन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। ये सारी चीजें पैसों को लेकर हमारी साइकोलॉजी पर काफी गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। मॉर्गन हाउसेल, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर हैं, यहाँ तक कहते हैं पैसों की अंडरस्टैंडिंग 20% हमारी फाइनेंस की नॉलेज पर डिपेंड करती है और 80% हमारी साइकोलॉजी पर। आज हम इन्हीं के दिए गए वेल्थ एंड हैप्पीनेस के कुछ टाइमलेस लेसन्स देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाई फाइनेंशियल फ्रीडम? आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत सारे पैसे आ जाने से आपको खुशी मिलेगी, या इसलिए कि आप उन पैसों से महंगी चीजें ओन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं? पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब कोई पर्सन फैंसी कार से उतरता है तो क्या आप उस पर्सन को एडमायर करते हैं या उस कार को? आई बेट आप उस कार को ही एडमायर करते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस कार ओनर की जगह लेना चाहते हैं। ऑथर इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स का नाम देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग लोग वेल्थ इसलिए एक्वायर करना चाहते हैं ताकि वो दूसरों को ये सिग्नल दे सकें कि उनकी वेल्थ के लिए और उनकी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए लोग उन्हें एडमायर करें, ना कि इसलिए कि वो सच में उन चीजों को ओन करना चाहते हैं या उन चीजों को ओन करने से उन्हें खुशी मिलती है। ऑथर मानते हैं वेल्थ क्रिएशन का मतलब महंगी चीजें ओन करना नहीं होता, ना ही वेल्थ क्रिएशन का मतलब अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को बढ़ा लेना होता है। वेल्थ क्रिएशन का एक सीधा सा मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का मतलब है कि आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकें। अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो आप पैसों को टाइम के साथ ट्रेड नहीं करोगे। अपने टाइम को कंट्रोल कर पाना हाईएस्ट डिविडेंड है जो पैसा आपको प्रोवाइड करता है। ऑथर अपने कॉलेज टाइम से ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि इस जॉब में बहुत पैसा है, और उन्हें 4 मंथ्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक में इंटर्नशिप करने का मौका भी मिला। उन्हें लगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो, बट वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ तो अनकंट्रोलेबल आवर्स काम होता है, इतना कि रात 12 बजे से पहले घर पहुंचना एक लग्जरी की तरह है। इवन दो वो जॉब उन्हें काफी ज्यादा पे करती थी, फिर भी उन्होंने वो 4 मंथ्स की इंटर्नशिप सिर्फ 1 महीने में ही क्विट कर दी, बिकॉज वहां वो एक स्लेव की तरह काम करते थे, पहला अपने बॉस का और दूसरा पैसों का। ऑथर इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब से प्यार करते थे। ऐसी जॉब करना जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, बट लॉन्गर आवर्स के लिए करना और ऐसे शेड्यूल में करना जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक वैसी ही जॉब करने के बराबर है जिसे आप हेट करते हैं। वहां उन्हें पैसे तो अच्छे मिलते थे, बट उसके बावजूद भी कोई फ्रीडम नहीं थी। वो पैसों के लिए टाइम ट्रेड कर रहे थे। वॉरेन बफे भी कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क until you die। फाइनेंशियल फ्रीडम आप लॉन्गर आवर्स काम करके नहीं, पैसिव इनकम क्रिएट करके अचीव कर सकते हैं। जब आप पैसिव इनकम क्रिएट करते हो तो आप एक फ्रीडम अचीव करते हो, वो कर पाने की जिसे आप प्यार करते हो, और वो भी उस शेड्यूल में जिसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। वेल्थ इज नॉट व्हाट यू सी। जब हम किसी पर्सन को देखते हैं जो
कोई फैंसी कार ड्राइव कर रहा है तो हम बिना सोचे ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो कार ओनर तो रिच ही होगा। ऑथर का एक फ्रेंड था जिसका नाम था रॉजर। रॉजर एक फैंसी स्पोर्ट्स कार ड्राइव करता था, जिसे देखकर ऑथर ने ये अज्यूम कर लिया था कि उनका ये फ्रेंड रिच एंड सक्सेसफुल है। बट कुछ दिनों के बाद जब रॉजर अपनी उस फैंसी कार की जगह एक नॉर्मल कार से उतरा तो ऑथर ने उससे पूछा, अरे यार तुम्हारी स्पोर्ट्स कार कहाँ गई? तब जाके रॉजर ने ऑथर को ये बताया कि उसने तो वो कार लोन पर ले रखी थी और लोन डिफॉल्ट होने की वजह से बैंक वाले उसकी कार ले गए। जब वो ये इंसिडेंट बता रहा था तो उसके फेस पे कोई भी रिमोर्स नहीं था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो एक कैजुअल क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहा हो। ऑथर कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति $100,000 की कार ओन करता है, 100% सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति रिच है या पुअर, बट ये हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि उसकी वेल्थ में से $100,000 कम हो गए हैं, या हो सकता है कि वो $100,000 के डेप्ट में हो। जब हम किसी व्यक्ति की आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते हैं तो हम उसी से उसे जज करने लग जाते हैं, बिकॉज यही इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है। और चूंकि हम उसकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेस नहीं कर सकते तो हम उन्हें उनकी कार से, उनके घर से या उनके इंस्टाग्राम फोटो से जज करने लग जाते हैं। बट सच तो ये है कि ट्रू वेल्थ को तो हम देख ही नहीं सकते। वेल्थ वो नाइस कार है जिसे आपने नहीं खरीदा, वो वॉच है जिसे खरीदने से आपने अभी अभी इनकार किया है, वो फोन है जिसे आपने अब तक अपग्रेड नहीं किया। बेसिकली वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक चीजों में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिन्हें आप देख सकें, टच कर सकें या फील कर सकें। सिंपल वर्ड में कहूं तो वो पैसा जिसे आपने अब तक खर्च नहीं किया, वही सही मायने में वेल्थ है। ऑफ कोर्स दुनिया में ऐसे रिच लोग हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बट ऐसे केसेस में उनके पास जितना पैसा होता है और जितना वो खर्चा करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इन्वेस्टर बिल मान कहते हैं, रिच फील करने का फास्टेस्ट वे है बहुत सारा पैसा खर्च करना, और रिच बनने का फास्टेस्ट वे है वही पैसा खर्च करना जो एक्चुअल में आपके पास है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अगर आप सर्च करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के ऊपर बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, जिनमें हंड्रेड्स ऑफ मेथड होंगे जिन्हें आप फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बट स्टेइंग वेल्दी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। समटाइम्स लोग बाय लक अमीर तो बन जाते हैं, बट उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। इसलिए 90% लॉटरी विनर्स कुछ ही दिनों में अपना सारा पैसा लूज कर देते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम के ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। बाय एज 30 इन्फ्लेशन एडजस्टेड उनके पास $100 मिलियन थे। 1929 में स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट का 1/3 पैसा रातों रात साफ हो गया। लिवरमोर की वाइफ बहुत परेशान हो रही थी और वो बड़ी बेचैनी से लिवरमोर का घर आने का इंतजार कर रही थी, बिकॉज टीवी पर न्यूज आ रही थी कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स ने सुसाइड कमिट कर लिया है। जब जेसी लिवरमोर अपने घर पहुंचे तो उनकी वाइफ और उनके बच्चों ने उन्हें रोते रोते रिसीव किया। ये देखते ही जेसी लिवरमोर थोड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि वो रो क्यों रही हैं। उनकी वाइफ ने कहा, आज मार्केट क्रैश हुआ है, आई नो, हमने बहुत सारा पैसा लूज कर दिया। जेसी लिवरमोर ने कहा, तो क्या हुआ? मैंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया था। ये मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रेडिंग डे था और अब हम बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुके हैं। जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट से एक दिन में 1/3 पैसा वाइप आउट हो गया, वहीं दूसरी तरफ जेसी लिवरमोर ने एक सिंगल दिन में $3 मिलियन जितने पैसे कमाए। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 साल बाद जेसी लिवरमोर ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में कुछ बड़े बड़े बैट्स लेने चालू किए, जो वो सब हारने लगे और उन पर कर्ज हर रोज बढ़ने लगा। वो कंगाल हो गए और 1-2 दिन के लिए तो कहीं डिसअपियर भी हो गए। 1933 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट भी पब्लिश की थी एंड इवेंचुअली उन्होंने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। आई नो ये बहुत ही सैड एंड डिप्रेसिंग स्टोरी है, बट ये एक रियलिटी चेक है। जेसी लिवरमोर गेटिंग रिच में तो बहुत अच्छे थे, लक ने भी उनका साथ दिया, बट स्टेइंग वेल्दी में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनके कुछ रॉन्ग स्टेप्स और उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। ऑथर ने स्टेइंग रिच के ऊपर एक बहुत ही कमाल का प्रिंसिपल दिया है, बिग रिटर्न्स वर्सेस बीइंग फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। आज के टाइम में कोई भी जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है वो बुल मार्केट में अपने पास सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ही नहीं चाहता, बिकॉज कौन ही बुल मार्केट में उस 10% रिटर्न को जाने देना चाहता है। और हमारे आसपास बहुत सारे सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो हमें ये बताने से कभी नहीं चूकते कि सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखने की वजह से आप इन्फ्लेशन की वजह से कितना पैसा लूज कर रहे हैं। बट ऑथर कहते हैं अगर वो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ आपका
कैश आपको बियर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो सेल करने से बचा लेता है तो वो वर्थ है ईयरली 10% रिटर्न की। टेल्स यू विन। दोस्तों, क्या कभी आपने वॉरेन बफे को देख के ये सोचा है क्या जीनियस इन्वेस्टर है यार, ये बंदा कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कंपनीज फाइंड कर लेता है। बाय द वे, अगर आप वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और उनके स्टॉक पिकिंग मेथड्स को जानना चाहते हैं तो हमने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है 2013 में बर्कशायर हैथवे की एक शेयर होल्डिंग मीटिंग में वॉरेन बफे कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 400 to 500 स्टॉक्स ओन किए हैं, बट उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा पैसा टॉप 10 कंपनी से बनाया है। एंड चार्ली मंगर इसमें ऐड करते हुए कहते हैं कि आप हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से इन टॉप कंपनीज को हटा दें तो हमारे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपको एवरेज ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते ये बिजनेस या ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपके लिए फॉर्च्यून क्रिएट कर ही देगा, बट आप हर फेलियर के बाद अपनी स्किल पर काम करते हो और इस प्रोसेस में आप अननोइंगली कुछ बेस्ट डिसीजंस ले लेते हो जो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। 1930s तक डिज्नी ने 400 से भी ज्यादा कार्टून्स बनाए थे, कुछ व्यूअर्स को पसंद आए कुछ नहीं, एंड एट लास्ट 1938 में स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स के नाम से उनका एक कार्टून आया जिसने डिज्नी का फ्यूचर ही चेंज कर दिया। इसने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही $8 मिलियन की कमाई की। ऑथर इन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं। टेल इवेंट्स ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस या सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होती है जिन्हें आप बहुत सारे फेलियर से गुजरने के बाद क्रिएट करते हो। Amazon का ऑलमोस्ट एंटायर बिजनेस उनके Amazon प्राइम एंड Amazon वेब सर्विसेज से आता है जो कि अगेन एक टेल इवेंट है। एप्पल का भी मैक्सिमम प्रॉफिट आईफोन से ही आता है जो कि टेक की दुनिया का सबसे बड़ा टेल इवेंट है। Amazon ने फायर फोन्स लॉन्च किए थे जो कि डिजास्टर्स वे में फेल हुए। लोगों ने सोचा कि कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस आकर अपने शेयर होल्डर से माफी मांगेंगे, बट जेफ बेजोस ने कहा अगर आपको लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है तो आप थोड़ा रुक जाइए, अभी हम इससे भी बड़े फेलियर्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके आने के बाद फायर फोन्स एक चींटी की तरह लगेंगे। जब हम अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं तो हम एक छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ओवरलुक कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि उनके प्रॉफिट्स एंड उनकी सक्सेस उनके एक्शन के छोटे से पार्ट से ही आती है और हम अपने फेलियर से, लॉसेस से और सेटबैक से डील करने के बाद ऐसा समझते हैं कि जैसे हम कुछ गलत कर रहे हो और एंड में क्विट कर देते हैं। जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी बार सही या कितनी बार गलत डिसीजन लेते हो, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा कमाते हो जब आप सही डिसीजन लेते हो और आप कितना पैसा गवाते हो जब आप गलत डिसीजन लेते हो। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी या नहीं आप इसे भी कमेंट करके हमें जरूर बताना ताकि हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।